नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोड़। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जो जुड़े हैं जिन्होंने नागौर की जमीन से राजस्थान की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। युवाओं के दिल की धड़कन है, जन जन की आवाज है, विरोध की ताकत है, सड़क से लेकर संसद तक जन आवाज बने हैं। वो है नागौर से सांसद आरएलपी के और आरएलपी के संस्थापक भी हैं श्री हनुमान बेनीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब हनुमान बेनीवाल का जिक्र होता है, नाम उनका आता है, तो एक बेबाक, बिना लाग लपेट के और गरीबों की, मजबूर लोगों की या जिनको न्याय नहीं मिलता, जिनकी आवाज नहीं कोई सुनता, उनकी आवाज बनने वाले एक शख्सियत हमें नजर आते हैं। ये विरोध की राजनीति कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से ये आपको संघर्ष करने का तरीका मिला, रास्ता मिला? देखिए, मेरे पिताजी लंबे समय तक विधायक रहे और मेरा पालन पोषण और जो बचपन है वो घर के अंदर राजनीतिक माहौल के अंदर हमेशा रहा। और हमेशा मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहाँ से हमेशा पॉलिटिक्स, पहले छात्र राजनीति, जिसमें छात्र आंदोलनों के जरिए छात्रों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, और फिर विधानसभा के अंदर अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे हो, कैसे आम पीड़ित, शोषित, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को न्याय मिले, और राजनीति के अंदर सुशासन और राजनीति के अंदर करप्शन को खत्म करे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, कि भ्रष्टाचार खत्म हो और नेताओं का सम्मान बढ़े। नेताओं को हर जगह जिस दृष्टि से लोग देखते हैं कि ये तो नेता है, पता नहीं क्या करता होगा, नेताओं का जो एक सम्मान लगातार घट रहा है। मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं कुछ व्यवस्था को परिवर्तित करूं, बदलूं। और जब मैं उस दौर में विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था 97-98 के दौर के अंदर, तब राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा क्रेज़ था। वहाँ जब राजस्थान के कोने कोने से, आपके हरियाणा स्टेट से बच्चे लोग LLB करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर करते थे, और हमारा एक ही रहता था, जो बच्चा एडमिशन के लिए हमारे पास आए वो खाली नहीं जाना चाहिए। तो उसमें देखिए कई जगह नियम कायदे भी नहीं चले, हमने कैसे भी कराए, उन बच्चों के एडमिशन कराए। राजस्थान की विधानसभा में भी कम से कम वो जमाने के जो दौर था उसमें मैं निर्दलीय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, और उस समय गांव के लड़के बहुत कम अध्यक्ष बना करते थे। एक शुरुआती दौर उस समय आप कह सकते हो पहला सेकंड दौर ही था। और हमने प्रयास किया कि कोई भी गांव का बेटा बेटी आए, उसका एडमिशन महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, लॉ कॉलेज या कैंपस के अंदर हो। गांव के बच्चे आते थे कि हमारा एक बार एडमिशन करा दो, हमारी बड़ी इच्छा है। और हरियाणा के बच्चे भी आते थे कि लो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से करेंगे। हमने 5% ग्रामीण छात्रों को आरक्षण की व्यवस्था कराई। मैं ग्राम सेवक, पटवारी और सरपंच से लिखा के ले आए कि फलां गांव का बेटा बेटी है, उसको 5% एडमिशन में अलग से मिलेगा। ये पहली बार देश के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हुआ, और हमने खूब संघर्ष किया। शायद विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहते हुए भी मेरे पिताजी का उस समय देहांत हो गया था बीच में ही। बहुत बड़े छात्र आंदोलन में मैं जेल भी गया, और जेल के अंदर 17 दिन तक भूख हड़ताल करी मैंने, खुद स्वयं अध्यक्ष था मैं, और शायद पहला अध्यक्ष था उस दौर का जिसने इतना ज़्यादा जेल के अंदर रहकर संघर्ष किया। मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी जेल के अंदर। 1997-98 का दौर था, मैं सरकार से लड़ रहा था, लेकिन सरकार को झुकाया, और केंद्रीय कारागृह में 3 मंत्री राजस्थान सरकार के, और मेरे पिताजी जो जमाने के अंदर बीजेपी के अंदर हुआ नेता थे, ये चारों जेल के अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से समझौता करना है। शायद पहला हिस्ट्री के अंदर होगा कि 3 मंत्री और 4 नेता जेल के अंदर। पिताजी तो बेटे के अधिकार के रूप में, भाई मेरा बेटा भूख हड़ताल करा, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और वो चूँकि उस ज़माने के सरकार के नज़दीक थे, और मंत्री इसलिए कि हनुमान बेनीवाल ने जो आंदोलन किया वो बहुत बड़ा आंदोलन है। जो आंदोलन को सम्मान कैसे मिले, तो राजस्थान सरकार के 3 मंत्री 1998 के दौर के अंदर केंद्रीय कारागृह के अंदर आकर समझौता किया, और जितनी भी छात्रों की मांगें थी वो मैंने पूरी मनवाई। मैंने अध्यक्ष रहने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो MLA MP बनने के लिए भागते हैं और विश्वविद्यालय को छोड़ देते हैं। उस ज़मीन को इतना ही यूज करते हैं जितना अध्यक्ष बनने के समय उनके लिए होती। जैसे अध्यक्ष बना दूसरे कामों में किसी बड़े नेता को पकड़ लेते हैं, उसके पिछलगू बन जाते हैं, बड़े नेता के पिछलगू बन जाते हैं, बड़े नेता को पकड़ लेते हैं। और एक हमारे जितने भी अध्यक्ष है करीब, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जमीनों में कारोबारी हो गए, जमीनों पर कब्जे करना, ये करना, पैसा कमाना, ये अध्यक्ष के साथ यूथ की ताकत होती है, उस ताकत का दुरुपयोग वो करते थे।
अच्छा। हमने कुछ भी नहीं किया। आज आप मानोगे कि मेरे पास देश में सबसे बड़ा यूथ है, लेकिन मेरे पास राजधानी में 1 इंच ज़मीन नहीं जयपुर के अंदर। वो 1000% जिसको कह सकते हो ईमानदारी से राजनीति कर रहा है। अब आप ये भी पूछोगे अगला सवाल कि जब ईमानदारी से करो तो काम क्या चल रहा है? काम नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ के दौर के अंदर है। एक ईमानदारी हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी, स्वाभिमान जो जाट के खून के अंदर होती है। जाट की परिभाषा ही यही होती है कि ईमानदार होता है, रक्षक होता है और बात का धनी होता है। वो हनुमान बेनीवाल ये करके दिखा रहा है। और इसीलिए हमेशा एक विद्रोह, क्रांति, क्योंकि भगत सिंह मेरे आदर्श थे, सुभाष चंद्र बोस, वीर तेजाजी महाराज, महाराजा सूरजमल, राणा प्रताप, जो लड़ाके थे, जिन्होंने स्वाभिमान के खातिर लड़ाइयाँ लड़ी, वो तमाम जो क्रांतिकारी थे, उनको मैं अपना आइडियल के रूप में हमेशा अपने मानता रहा। पिता से आपने, माता से आपने क्या सीखा? माता से इसलिए कि माँ का प्रभाव बच्चे पे सबसे ज्यादा होता है। मेरी माँ, दूसरा पिता क्योंकि सियासत में थे, आप भी मेरी राजनीति माता में। जी तो अभी अब 80 साल की उम्र हो गई। 5-7 साल से थोड़े बीमार रहने लगे। बाकी घर का खाना खुद ही बनाते थे। और मैंने उस जमाने में देखा जब हमारी बड़ी भाभियाँ, माता जी, परिवार की सारी लेडीज 200-200 लोगों का खाना खुद ही बनाते थे। मेरे पिताजी को बहुत शौक था कि 200-500 आदमी मेरे यहाँ खाए। बड़े जमींदार थे। और 1957 के दौर के अंदर 57 उसमें पेट्रोल की जीप रखा करते थे। और उस समय राजाओं के, जहाँ जागीरदारों के बच्चे पढ़ते थे, उसी स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे। जमींदार, अच्छा परिवार था, लेकिन उन्होंने हमेशा चुनाव लड़े, एक ईमानदारी की राजनीति की। उनसे मुझे सबसे ज़्यादा जो मिला वो जिद और ईमानदारी, 2 चीज़ें उनकी थी। वो जिद्दी थे और बिल्कुल ईमानदार थे। इसलिए जो पुराने हमारे बिजनेस थे उस ज़माने के, वो सब इस राजनीति की भेंट चढ़ गए। हर चुनाव में देखते थे फादर ज़मीन बेच के चुनाव लड़ते थे। और मेरी परिस्थितियाँ भी ऐसी ही रही कुछ कि पिताजी को 98 के अंदर जब मैंने खोया, चुनाव प्रचार 3 दिन मैंने उनका किया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। उनकी तबीयत खराब हुई, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मुझे सीएम ने कहा आप जाओ। मैं आया, मैंने उस मामले को प्रयास किया कि इसको कैसे हल निकले। आत्महत्या कराने वाले दूसरे छात्र नेता थे जो उसको मरवा कर खुद का राजनीतिक हित चाहते थे, इसलिए बच्चे पे केरोसिन डलवा के आत्महत्या। ये 98 का दौर था। फिर रात को मेरे पास टेलीफोन आया कि पिताजी की डेथ हो गई। मैं वहाँ से वापस आया, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, लेकिन चंद लोगों ने पार्टी के अंदर ही बैठे और वहाँ के जिला कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों ने, जो किसी न किसी तरह की गणना रखते थे, नहीं तो मैं 25.5 साल का विधायक 1998 के दौर में बन जाता। फिर मैं हाई कोर्ट गया, पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर भी मुझे न्याय नहीं मिला। और आफ्टर इलेक्शन आने की बात करी, और 98 का जो चुनाव परोसी हुई थाली थी, मैं मेरे पिताजी की जगह जो सहानुभूति की लहर चली, कम 40,000 वोट से मैं जीतता। उसमें मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का नाम था। तो 98 का दौर इस हिसाब से मेरा निकल गया। और जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था तो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व ये चाहता था कि मेरे पिताजी लड़े मुंडवा से, और हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय का नेता, उसे बीजेपी ज्वाइन करा के निर्दलीय था, और मेरे पिताजी बीजेपी में थे। तो मुझे जयपुर के आसपास की एक सीट से टिकट देना चाहते थे। दोनों लड़े, लेकिन मैंने कहा कि मैं मेरे पिताजी को जिता के लाऊंगा, मैं बाद में बन जाऊंगा, अभी तो मैं 25 साल का बच्चा हूँ। तो पिताजी के प्रति जो मोह, परिवार के प्रति मोह, हमें कोई राजनीति की भूख नहीं थी भाई हम सब लड़े बने, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ईमानदारी और जिद की कीमत तो आपके पिताजी ने भी चुकाई और आप भी चुका रहे हैं आज भी। पिताजी ने जब अस्पताल में भर्ती थे, मुझे एक बात कही थी कि बेटा अभी तू कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेगा। उस समय मुझे NSY का प्रदेश का अध्यक्ष बना रहे थे 98 के दौर के अंदर। तब पिताजी से मिलने साहब सिंह जी वर्मा, मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत, और उस जमाने के 2-2-3 दिन चीफ मिनिस्टर अस्पताल आए थे। मुझे एक ही बात कही कि अगर कांग्रेस के अंदर तू अभी चला गया तो तू मेरा बेटा नहीं। अच्छा। अब बताइए, फिर मैंने उनके कहने से वही रखा। और 98 नवंबर के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह के व्यक्ति थे, हमेशा संघर्ष किया। 2 चुनाव जो हारे वो भी बहुत कम मार्जिन से यानी चुनाव हारे थे। होता ऐसा कि राजनीति में अगर पिता है, पहले से दादा है, तो विरासत मिलती है, लेकिन आपको संघर्ष मिला। आप ये कह सकते हैं कि संघर्ष मिला मैं आपको। नागौर इसलिए गया कि नागौर को मैंने क्यों चुना, आप इस पे आइए। मैं जयपुर के आसपास का कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी चुन लेता, मेरा नाम था बहुत आसान भी बड़ा, रहता आपके कोई लिए। दिक्कत नहीं। मैं नागौर इसलिए गया कि नागौर के अंदर मृदाओं का जमाना था। और नागौर के लोग जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो शिखर, झुंझुनू, भरतपुर, ये जाटों के बच्चे यहाँ ज़्यादा पढ़ते थे। और नागौर के हम बहुत कम 60-70 लड़के थे। हमें हमेशा चिढ़ाते थे तुम तो तालाबों का पानी पीते हो, गंदा पानी पीते हो। तो मैंने कहा मैं नागौर को ठीक करूँगा, वहाँ शिक्षा का स्तर सुधारूंगा। और जब 98 के दौर के अंदर नागौर गया
तो फिर मैंने नागौर को अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना। और वहाँ मैंने देखा, जब मैं स्पीच देता था कि बच्चों को पढ़ाओ, तो गांव वाले कहते थे हमारा टाइम मत खराब करो, बकरियाँ चराएंगे, आप बच्चों का समय मत। 98 का दौर, और अब नागौर का दौर देखो आप, 25 साल बाद का ये दौर, कॉलेज खुलाओ, यूनिवर्सिटी खुलाओ, सब्जेक्ट खुलाओ, बेटियों की कॉलेज अलग खुलाओ, ये हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ी ताकत लड़ने की। नागौर, मुझे था कि मैं नागौर को आबाद करूंगा, नागौर को आज़ाद करूंगा, मारवाड़ को मैं मजबूत करूंगा। जहाँ मजबूती की आवश्यकता थी, शेखावाटी मजबूत था, शिक्षा के क्षेत्र में आगे था, हनुमानगढ़ गंगानगर ठीक था, हमारा इलाका भरतपुर ठीक था, अजमेर से चित्तौड़ और मारवाड़ का बेल्ट, जिसमें नागौर, बाड़मेर, आपका जोधपुर, पाली, ये इलाके हैं। तो यहाँ आज भी आप देखोगे तो शिक्षा का वो स्तर नहीं रहा जो इन इलाकों के अंदर है, शेखावाटी अंचल। मैंने ये तय किया कि मैं मारवाड़ को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाऊंगा, और मैं राजस्थान के किसान जवान इनको आगे लेके इनका हक और अधिकार दिलाऊंगा। शुरू से मेरे मन के अंदर लगन थी, और इसीलिए मैं वहाँ संघर्ष करता रहा। 2003 के अंदर फिर मेरा टिकट वापस कटा। 99 में MP का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जाट महासभा के समझौते के अंदर सीट चली गई। और जो जाटों का उस समय का चर्चित चेहरा था विजय पूनिया, जो बड़ा नाम था उसका, उसको भाई साहब कहते थे, उसको वहाँ उन्होंने उम्मीदवार बनाया। और फिर 98 के बाद 99 में मेरे साथ चोट हुई। फिर 2003 में वसुंधरा हमें दो में लेकर सब जगह घूमी। 2001 में कत्ल के झूठे केस के अंदर मेरे पूरे परिवार को गिरफ्तार कराया। वो भी हमारी समाज के नेता थे जो चाहते थे कि हनुमान आगे नहीं आई थी 302 के झूठे मुकदमे में। मैंने ही फ़ोन करके पुलिस बुलाई, मुझे ही मेरे परिवार को अंदर डलवा दिया सबको। और झगड़ा कोई और था, जहाँ झगड़ा था मैं था भी नहीं, तो मुझे 3 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा। एक मेरे भाई, जो बड़े भाई थे, उनको सरेंडर कराया, उनकी जेल के अंदर ही हम दोनों जब अस्पताल के अंदर उनकी डेथ हुई। बताओ मैंने क्या क्या परिस्थितियाँ नहीं देखी। और फिर 90 दिन बाद जब मुझे रिहा किया, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक अपने ही समाज के बहुत से लोग मेरा विरोध कर रहे थे उस समय, और वो चाह रहे थे कि हनुमान जेल के अंदर रहे। जेल के अंदर वो बाहर नहीं आए। लेकिन वो सारी परिस्थितियाँ मैंने देखी। 2 भाई मैंने खो दिए MLA बनने के बाद। दूसरे मेरे जो भाई थे वो भी 9 के अंदर विधायक बनने के बाद वो भी चले गए हार्ट अटैक से। फादर भी 60 साल की उम्र के अंदर गए। वो पहला भाई था, वो 34 साल की एज के अंदर जो मेरे साथ थे। मैंने हर परिस्थिति देखी। मैंने मेरी माँ के आंखों में वो आंसू देखे, जिस माँ के 7 बेटे थे हम, जिस माँ के पति विधायक मेरे पिताजी, 1000 बीघा जमीन, बड़े जमींदार, जहाँ 500 लोग रोज आ रहे हैं, वहाँ रोज बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हर आदमी आ रहा है। और इस हादसे जा रहा, पुलिस हमारे पूछे बिना इलाके में एंटर नहीं करती थी। उस पुलिस की जीप में उस माँ ने अपने बच्चों को जाते हुए देखा। और उसके अंदर माँ ने देखा कि एक बच्चा मेरा जिसकी डेथ हो गई वो आ रहा, दूसरा बच्चा कोर्ट की परमिशन से उसका दाह संस्कार करना आ रहा भाई का, और 5 घंटे बाद वो वापस जा रहा है, और उसे जाते हुए देख रही, मेरा एक तो चला गया, ये भी नहीं चला जाए। उस माँ की आंखों के अंदर मैंने आंसू देखे। मेरी माँ बहुत मजबूत है, आज भी 80 साल की, लेकिन वो कह रही है कि मेरा बेटा इस प्रदेश की और देश की सेवा करा, इसलिए मुझे कोई गम नहीं। जब भी हम कभी मायूस होते हैं, क्योंकि अब भाइयों में 2 भाई मेरे बड़े चले गए, एक भाई जो है मेरे से बड़े हैं, लेकिन सारे छोटे भाई हैं। वो मुझे 25 साल की उम्र में पिताजी के जाने के बाद ये एक जिम्मेदारी जो कहते हैं ना बचपन, वो बचपन संघर्षों के अंदर मेरा निकल गया। और 3 का जो चुनाव था उसमें वसुंधरा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मुझे पूरे राजस्थान में यूज किया। और उससे पहले 1999 का जो जाट आरक्षण आंदोलन था, उसमें अगर विश्वविद्यालय का कोई अध्यक्ष पूरे राजस्थान में घूम रहा था, वो हनुमान बेनीवाल ही था। लेकिन 99 में जाट महासभा ने मेरे साथ चोट करके मेरी टिकट काटी। 3 में फिर जाट महासभा और वही लोग वापिस उसी व्यक्ति को लेके जो 99 में था। आपको बहुत गिले शिकवे हैं जाट गिले समुदाय शिकवे से, जाट और समुदाय से जाट नहीं है मुझे। समुदाय की लड़ाई लड़ रहे हो आप। जाट समुदाय की, लेकिन उस समय की जो महासभाएं थी, महासभाओं के अंदर जो 4-5 पर्टिकुलर लोग थे। पर्टिकुलर 4-5 लोग थे। 3 के अंदर फिर मेरा टिकट कटा, मैं निर्दलीय लड़ा। और मुझे दुख है कि धर्मेंद्र हेमामाल ने उस तथाकथित जो जाट समाज का नेता था उसके प्रचार में आए, प्रचार के लिए रोड शो किया, और टंकी पे चढ़ के धर्मेंद्र ने वोट मांगे, कूद जाऊंगा। उस समय मेरा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी जाट समाज के 70% वोट मुझे मिले उस समय। 30% वोट अलग गए, अदर कास्ट के वोट मिले। और मेरे सामने एक यादव कैंडिडेट जिसकी शादी जाटों में हो रखी थी, वो 2003 के अंदर जीत गई थी। आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे नुकसान हो रहा है एक ही कौम की राजनीति करने से, जाट समुदाय की राजनीति? नहीं, कौम की राजनीति के साथ आपके अपने भी आपका नुकसान करते हैं और दूसरी जातियों के वोट भी कट जाते हैं। देखिए मेरे कौम का भला मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ दूसरी कौम का भी भला चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ जाट, गुजर, यादव, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल, तो तमाम चीज़ें आप लोकसभा के अंदर मेरी स्पीच सुनोगे, तमाम जातियों को साथ लेके मैं हमेशा चला हूँ। और मैं
वीर तेजाजी महाराज, जिनके बारे में आप लगातार अब सुन रहे हो, मैं आगे आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो 3 का जो चुनाव था, मेरे पे झूठा कत्ल का केस था, परेशानी में था मैं, मेरे सामने तथाकथित व्यक्ति को उतारा और पूरी जो राजस्थान के बड़े जाट आप जिनको कह सकते हो 3 के अंदर जो अधिकारी थे बड़े वो सब उसका प्रचार कर रहे थे। अच्छा, लेकिन मशीनरी का पूरा इस्तेमाल मैं पूरा, और कांग्रेस को मैंने 3rd नंबर पर डाल दिया 3 में। फिर 2004 लोकसभा चुनाव आया तो बीजेपी का एक खेमा जो मुझे मदद कर रहा था, और भंवर सिंह डांगावास MP के कैंडिडेट बने, जो मेरे पिताजी के मित्र थे, चौधरी थे, उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हमारे साथ रहना होगा। मेरे सामने एक ही मजबूरी थी कि यार मैं कांग्रेस में जाऊं या भाजपा में, क्योंकि उस स्थिति में मैं स्टेट के अंदर कुछ नहीं कर सकता उस समय। तो मैंने भंवर सिंह जी की वजह से बीजेपी के ग्रुप से बात की और बीजेपी का मैंने प्रचार किया और भंवर सिंह जी को चुनाव जीता दिया, मैंने कांग्रेस को हरवा दिया। लेकिन 6 महीने बाद ही वापस मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा से लड़ाई हो गई थी, जब डीडवाना के अंदर जीवन गोदारा की, अनंतपाल और इस गैंग ने हत्या की, गुर्जर आरक्षण का आंदोलन चल रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं अपने समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए वापस सड़कों पे बीजेपी के अंदर रहते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा मैंने खोल दिया था। कोई पर्सनल टसल उनके साथ नहीं थी आपकी? ना, कुछ भी नहीं। मैं वसुंधरा जी से मेरी इतनी 3 का टिकट धोखे से मेरा उन्होंने काटा था। वो मन में था? वो तो अभी भी है मेरे मन में। अच्छा, अभी भी मेरे मन के अंदर है कि उन्होंने जो घाव मुझे दिए थे उसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, पर्सनल जो अभी भी नहीं। हाँ 100%। और उसका खामियाजा वसुंधरा को, स्थिति अच्छी नहीं है मैंने तो करी और किसने पार्टी करी? स्थिति उनकी अच्छी ऐसा है कि राजस्थान का जाट और राजपूत और गुर्जर वो उनको चाहता था। जाट राजस्थान का नौजवान, जब मैंने आंदोलन किए तो नौजवान हमारे साथ आ गया, राजपूतों का लीडर बन गए और गुर्जरों का अलग नेता हो गए, तो वसुंधरा अकेली हो गई। तो ये स्थिति उन्होंने हमारी खराब की और हमने उनको उसी स्थिति में लाके पटक दिया। लेकिन आपको नहीं लगता उस बात का खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है? तो जनता तो भुगत रही है, लेकिन जनता तो वैसे ही भुगतती है वसुंधरा के राज के अंदर। आप बताओ, अभी वसुंधरा जी ने तो ये सब काम किया ना, उस समय अगर सोच समझ के संघर्ष करने वाले लोगों को साथ रखती तो निश्चित रूप से हम 3 में विधायक बन के आ जाते सारे के सारे, तो उनको भी एक मजबूत ताकत मिलती। लेकिन उन्होंने जानबूझ के टारगेट किया। बाद में भी बहुत सी लड़ाइयाँ वसुंधरा से मेरी हुई, मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 से 8, 13 से 18 हमारे इनकाउंटर करने के प्रयास किए गए। बहुत सी तकलीफों के दौर से मैं गुजरा था। 8 में बीजेपी चाहती थी कि मैं बीजेपी लड़ूँ, मैं निर्दलीय चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा बीजेपी लड़ो, बीजेपी लड़ लिया। और 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में फिर खिलाफ हो गया और मैं ज्योति मिर्धा को कैंडिडेट, मैं और डीडवाना के विधायक हम लेके आए इसको। इसका कोई कुछ भी नहीं था, इसके पिताजी के मात्र 12,000 वोट आए थे। इसके ये बात आप बार बार बोलते हो कि ज्योति मिर्धा कोई नहीं थी, मैं बनाने वाला हूँ ज्योति लाया, मैं कह रहा हूँ इसको कोई नहीं जानता था साहब, थी नहीं। इसके चाचा और दूसरे जो हरिंदर मिर्धा और रिचपाल मिर्धा वो राजनीति में थे, तो ये तो गौण हो गया था परिवार। इसका परिवार तो गौण था, ये तो कुछ भी नहीं थे, नथिंग, जीरो। इसके जो चाचा थे भानु प्रकाश मिर्धा, उनको मेरे पिताजी ने बीजेपी चुनाव लड़ाया 97 में MP का, और वो जीत गए थे रामनारायण मिर्धा। ज्योति मिर्धा कुछ भी नहीं थी। रूपाराम डूडी और हमारा ये था कि हम किसी रामेश्वर डूडी कैंडिडेट चाहते थे, बीकानेर के जो अपने प्रतिपक्ष नेता थे, MP थे, और अशोक गहलोत और CP जोशी का कहना था कि रामेश डूडी को हम नहीं देंगे, रिचपाल हरिंदर। तो मैं बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को हराना चाहता था। मेरा वापिस झगड़ा हो गया जीत के आने के 4 महीने बाद ही वसुंधरा से विधायक दल की बैठक में बिल्कुल आमने सामने हो गए, कई तरह की बातें हुई। तो मैंने कहा बीजेपी को हराऊंगा, तो कैंडिडेट कौन हो? फिर ये तय हुआ कि ज्योति। तो ज्योति के पिताजी मेरे पिताजी के अच्छे, उनका आन जानता दोस्त है, मेरे फादर भी नाथुराम जी के पहले साथ थे। तो मैंने कहा राम प्रकाश जी की बेटी है तो इसको ले आओ, और उसको हमने टिकट भी दिलाया और चुनाव भी जिता दिया। और चुनाव जिताने के 4 महीने बाद ही उसने पैंतरा बदला और हमसे ही झगड़े चालू कर दिए। पहले कांग्रेस में रूपाराम डूडी से किए, फिर मेरे से किए, और उसके बाद फिर लड़ाई बढ़ती गई। ये लड़ाई पहली MP उसके पिताजी की आत्मा को अगर शांति कहीं मिली, मेरी बेटी बनी, तो हनुमान बेनीवाल का सबसे बड़ा योगदान है उसके अंदर। 12,000 वोट आए थे उनके 1990 के अंदर, जैतारण से लड़े थे इसके पिताजी राम प्रकाश जी, और 12,000 वोट आए थे। क्योंकि रिचपाल मिर्धा जो इनका ज्योति मिर्धा के नाथुराम जी के छोटे भाई का लड़का था, हमने इनके छोटे दादाजी का बेटा, उन्होंने इनकी पूरी विरासत में पूरा जो सिस्टम था उसको हैक कर लिया था उन्होंने। आपकी राजनीति को भी 2 तरीके से लोग आंकते हैं। एक ऐसे राजनेता के रूप में देखा जाता है जो एक आह्वान पे लाखों लोगों की भीड़ जुटा सकते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल बदजुबानी करते हैं, एक जाट समुदाय की राजनीति करते हैं और विरोध की राजनीति स्पेशली करते हैं, कि विरोध ही करना उनको आता है, कोई विजन उनका नहीं है। देखिए 8 के अंदर मैं विधायक बना और मेरा झगड़ा वापस बीजेपी पार्टी द्वारा मुझे बाहर निकाल दिया। 8 से 13
मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा किसान जवान की लड़ाई लड़ी, राजस्थान में दौरे किए, खूब लड़ाई लड़ी। 8 सितंबर मैंने डेवलपमेंट चालू कराया नागौर जिले के अंदर, खींवसर जो विधानसभा थी उसके अंदर अंधेरा था ढाणियों के अंदर, 80,000 ढाणियाँ अंधेरे में थी। आप देखिए क्या स्थिति होगी नागौर की। प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज ये मैंने चालू कराए 8 से 13। और फिर 13 के अंदर मैं निर्दलीय जीता, जब बीजेपी का दबदबा वसुंधरा आई। और 13 से 18 मेरा संघर्ष सड़क पे भी था, वसुंधरा से भी था, विकास भी करवा रहा था। कॉलेज, पंचायत समितियाँ खींवसर के अंदर मैंने ही शुरुआत करी। और नागौर का सम्मान और वीर तेजाजी महाराज की जयकारा के साथ जो शुरुआत मैंने करी राजस्थान के अंदर, वो 13 से मैंने शुरुआत करी। मुझे राजस्थान के किसानों के लिए कुछ करना है। तो 14-15 के बाद जब मैंने दौरे चालू किए, उसके बाद हुंकार रैलियाँ चालू करी मैंने। किसान कर्ज माफ़ी, किसान का कर्जा माफ हो। और मेरे मन में ये आ गई थी, मैं किरोड़ीलाल मीणा के साथ संघर्ष कर रहा था उस समय, कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा और पार्टी बना के मैं अलग लड़ाई लड़ूंगा राजस्थान के अंदर। और ये मेरा विजन था, किसान की कर्ज माफी हो, फ्री बिजली मिले, सशक्त लोकायुक्त हो, ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा कर सकें, और ये बेरोजगारों को रोजगार, खाली पद भरना, और ये प्रमुख मुद्दे जो राजस्थान के थे उनको लेके मैंने रैलियाँ शुरू करी। पहली रैली मेरी थी दिसंबर 16 के अंदर नागौर में, उसमें 5 लाख लोग आए थे, हुंकार रैली थी। और सेकंड रैली जब मैंने बाड़मेर में करी, तब शायद राजस्थान ने, देश में लोगों ने नहीं सोचा होगा कि एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों का दिल जीत सकता है। वो 7 लाख की संख्या थी बाड़मेर बॉर्डर के ऊपर, कितने कितने किलोमीटरों तक टावरों पर लोग बैठे देख रहे थे। उस रैली का आप ड्रोन से आप देखोगे, लगेगा कि किसान और जवान का कितना आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल को। आपको सत्ता रास नहीं आती? आपके पास तो किसान आंदोलन के वक्त भी बड़ा मौका था, फिर मैं आपको उसको राजनीतिक स्टंट बताया कि जमीन फिर से मजबूत करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों के आंदोलन को। बाड़मेर के बाद बीकानेर, सीकर जब मैंने रैलियां करी, तो डरी हुई वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल मुक्त कर दी और फ्री बिजली कर दी 5 हॉर्स पावर की, ये हमारे डर से। फिर हमने जयपुर में रैली करके पार्टी बनाई। वो सौभाग्य मुझे ही मिला, 66 साल बाद किसी ने पार्टी राजस्थान में बनाई। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, पहली राजस्थान की पार्टी किसानों जवानों का आशीर्वाद से। क्योंकि पार्टियां पहले, हम देवीलाल जी, चरण सिंह जी, इनके नारे लगाते थे, हम बच्चे थे जब, हमारे पिताजी वगैरह भी लोक दल उसमें। लेकिन राजस्थान का कोई नेता या किसान का बेटा पार्टी बना के इस राजस्थान के जवानों को एक दिशा देने का प्रयास करेगा, नेतृत्व देगा, वो हनुमान बेनीवाल ने किसानों का आशीर्वाद से 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी का गठन किया। और पार्टी का गठन करने के बाद 19 में मैं चाहता था कि लोगों का मानस क्या है। मैंने लोगों पर ही छोड़ा कि आप बताओ अपने को क्या करना चाहिए लोकसभा के। लोगों ने कहा मोदी से अलायंस करो और एनडीए के अंदर जाओ। तब अशोक मोदी से अलायंस किया, मैं खुद लड़ा, और अशोक गहलोत के बेटे को, जो अपने आप वो जादूगर कहते हैं, जोधपुर में जाके हराया। और 25 सीट जब अलायंस हुआ था, मैंने कहा था आपकी 25 सीट हम दिलाएंगे। बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं, 2 सीट मुझे दे रहे थे। बाड़मेर में मैंने सीट नहीं मांगी, मैंने कहा कैंडिडेट में मेरा दे देता हूँ, सीट आप अपनी रख लो। कैंडिडेट हमने चेंज कराया, मैं इसको चाहता था जो कैलाश चौधरी थे, और वसुंधरा जी किसी और को चाहती थी, उसको हम नहीं चाहते थे। तो कैंडिडेट में हमारी बात रख ली, सिंबल उनका रह गया। और जब किसान आंदोलन हुआ तो हरियाणा, पंजाब और देश के प्रमुख किसान नेताओं ने, उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान नेताओं ने ये कहा, साहब अगर आप इस्तीफा दे दो तो जाटों के अंदर एक ज़बरदस्त मैसेज देश में जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो दे दूंगा इस्तीफा, लेकिन मेरे इस्तीफे से क्या होगा बताओ कि साहब हो जाएगा, आप एक बार इस्तीफा दो। तो मैंने पहली बार इस हाईवे को जाम किया। मैं 15,000 लोगों के साथ आया था। फिर मैं गृह मंत्री का मेरे पर टेलीफोन आया कि आप 10 दिन का समय दो हमारे को, अभी मत छोड़ो आप। 10 दिन मैंने वेट किया, फिर 15 दिन बाद हमने 1 लाख। 10 दिन में क्या होने वाला था? आपको क्या 10 दिन उन्होंने कहा होगा भाई कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा, इसलिए आप एक बार जल्दबाजी मत करो। 15,000 हम लोग आए थे, तो रास्ता 15,000 लोग जैसे ही हाईवे पर आए, तो हरियाणा का ये शाहजहाँपुर का बॉर्डर है, ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी ये हाईवे जाम नहीं हुआ था। इसको मैंने ही जाम किया था पहली बार। फिर 1 लाख लोगों के साथ में आया, फिर 70 दिन में बैठा रहा, ट्रैक्टर लेके वहाँ से दिल्ली आया, फिर गया। और मैंने झंडे के साथ आंदोलन किया था, मेरी पार्टी का झंडा लगा हुआ था, उसमें किसान का झंडा अलग था। लोग कहते हैं भाई पार्टी के साथ आंदोलन, मैंने कहा ठीक है, जो कमज़ोर होंगे वो नहीं करेंगे, जिसके पास ताकत है वो तो करेगा। और हमारे पास जवानों की ताकत, फिर किसान के लिए लड़ रहे थे, तो फिर उसमें क्या मतलब, बाद में तो किसान संगठनों ने खुद ही चुनाव लड़ लिया था, आपने देखा था। लेकिन मैं किसी दूसरे बॉर्डर पर नहीं गया, मैंने हरियाणा की राजनीति में इंटरफेयर नहीं किया, यूपी में नहीं किया। और मैं हमेशा कहता था, 17 में जयंत का प्रचार करके आया,
मैंने कहा उत्तर प्रदेश में जयंत को मजबूत करना है, हरियाणा में हमारे दूसरे भाइयों को मजबूत करना है, राजस्थान में आरएलपी को मजबूत करना, हमेशा इसी सोच के साथ मैंने काम किया। आपको रिग्रेट हुआ उस डिसीजन पे, बाद में पछतावा हुआ आपको कि मुझे एनडीए को नहीं छोड़ना चाहिए ना था? ना कुछ नहीं पता, मेरा जो जन्म है वो लड़ने के लिए हुआ, तो लड़ ही रहा हूँ ना मैं भाई। एनडीए को लेकिन संघर्ष वाली, ये विरोध वाली राजनीति कितनी लंबी चल सकती है? क्योंकि आप भी समझते हैं, आप कह भी चुके कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है। एक ये सिर्फ युवाओं के बल पे कुछ लोग आपके साथ लगे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा भी है, लेकिन वो कब तक चलेगी? देखिए, पार्टी जैसे 3 सीट 18 के अंदर आई और लोगों ने ही सब कुछ किया। जब किसान आंदोलन में मैंने सत्ता छोड़ी तो मुझे लगा कि इस बार 15-20 से ज़्यादा विधायक आएंगे हाँ। मेरे। कुछ सिस्टम सही नहीं बैठा, कुछ आप इसको भी मान सकते हो कि एक बार जो संगठन का ढांचा या आप विश्वास हर किसी पे नहीं करते, हर को आगे नहीं लाते, आप अलग अलग सत्ता के जो केंद्र बनाते हो, जी, भाई जी। पावर को हाँ। आप बांटते नहीं किसी के अंदर। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं लोगों को ज्यों आगे लाता हूँ भाग जाता हूँ छोड़ छोड़ के। ये मेरी मजबूरी भी है, सुनो, कि मुझे हर किसी अब तो मुझे हर चीज़ सोच समझ के रखनी है, क्योंकि जिस तरह लोग भागे हैं छोड़ के 100 से ज़्यादा लोग, इससे मुझे भी लॉस हुआ और लोगों को आरएलपी का लोग करें, आरएलपी में लोग आते हैं फोटो खिंचा के भाग जाते हैं। अब मैं धरातल पे वापस लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप देखिए अभी राजस्थान में 1.5 साल में एक ही व्यक्ति लड़ता हुआ दिख रहा है, वो आरएलपी और हनुमान बेनीवाल, उस 1.5 साल से सड़क पर ही बैठा है। वो यहाँ भी लड़ रहा है लोकसभा में, वहाँ भी लड़ रहा है और नागौर में भी लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते उसने अपना सब कुछ खो दिया। विधानसभा के अंदर एक सीट नहीं है, लेकिन लोकसभा में वो कह रहा है कि मैं आखिरी दम तक किसानों में लड़ूंगा। मैं ये चाहता हूँ, मेरे बिजली का कनेक्शन काटा सरकार ने, मैंने कहा सबके भराओ बिल, मैंने तो 2 लाख रुपए दिए थे, सेटलमेंट कमेटी में मैंने रखा, फिर भी आपने, मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान जी ने मेरे लिए ये कहा वो क्या, तो पीछे जाके कनेक्शन काट लेकिन दिया। आप भी तो ये बोलते हैं कि बिजली का बिल मत भरो, सुनिए टोल मेरी, मत पे हाँ करो। वो कहता हूँ, वो और मैं इसलिए, उकसाते हैं आप, आपके लेकिन मैं तो भर रहा हूँ ना। आरोप है कि आप उकसाते हैं लोगों को बात हाँ, बात पे। वो मैं इसलिए उकसाता हूँ कि बिजली फ्री करो, क्योंकि इतनी विंड और सोलर आ गई कि हर खेत में सोलर दिखेगा आपको राजस्थान में। जब बिजली इतनी आ रही है तो फ्री करो किसान की बिजली, आधी करो घरेलू उपभोक्ता की बिजली। जब आप सारा खेजड़ियाँ काट काट के वो कर रहे हो, वहाँ पे सोलर में दे रहे हो, कितनी बिजली का उत्पादन आप कर रहे हो, और कर्ज माफ करो, टोल फ्री करो, ये तो मेरे मुद्दे हैं पार्टी के। तो फिर मैं यही तो कहूँगा, मैं कहता हूँ बिजली फ्री करो, और किसी को आवश्यकता है, किसी ने अगर बिजली चला ली तो बिजली चोरी नहीं मानी जाएगी। और खुद का खेत है और उसमें अगर उसने पत्थर निकाल के पेट भर लिया तो इलीगल माइनिंग नहीं। इलीगल माइनिंग मतलब कोई सरकारी ज़मीन में खोद रहा है, कोई गोचर में खोद रहा है, कहीं और कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो इलीगल माइनिंग है। अगर आप किसान को छोटे पट्टे दो, आप सारी बड़ी कंपनियों को ला रहे हो, जो आपकी उपजाऊ ज़मीनें आप दे रहे हो, कोई भारतमाला में जा रही है, कोई एक्सप्रेसवे में जा रही है, कोई रेल में जा रही है, कोई फैक्ट्री में, तो हमारे पास ज़मीन कहाँ बचेगी? आप इसका क्राइटेरिया तय करो कि आप एक सीमेंट फैक्ट्री आप लगाते हो, जैसे मेरे लाइमस्टोन का बेल्ट है, वह एक सीमेंट फैक्ट्री लगा के जितना उत्पादन करते हो, जितने लोगों को रोजगार देते हो, वही काम ये करो कि आप हर किसान को उसके खातेदारी में पट्टे दे दो लाइमस्टोन के। तो एक किसान को अगर 15-20 बीघा का मिल जाएगा तो उसकी 7 पीढ़ी सुख पाएगी, तो उसका परिवार आबाद हो जाएगा। फिर वो भट्टे लगाता है तो एक भट्टे पे कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो हमारा अच्छा लाइमस्टोन का बेल्ट है, हमारे यहाँ पे बहुत खनिज संपदा है राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी राजनेता आते हैं वो अपने घर परिवार भरते हैं, अपने माइनिंग लीज करवा लेते हैं, माइंस करवा लेते हैं, और उसके बाद वो सत्ता के अंदर शामिल हो जाते हैं। हम लड़ रहे हैं इस बार। जो एक प्रमुख कारण ये भी था, पार्टी के अंदर हमने कोई सिस्टम नहीं किया, कोई क्राउड फंडिंग नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं मांगा, स्वच्छता अभियान का भी 1 रुपया नहीं लिया। तो जो आप वो आप कह सकते हो वास्तव में ईमानदारी, वो आपको नजर आएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को देखा भी नहीं, बाद में पता लगा इलेक्टोरल बॉन्ड है, हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें पता था कि हमारा झगड़ा अमित शाह मोदी से है, हमारा झगड़ा कांग्रेस के नेताओं से भी है। क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर जब कांग्रेस ने इस बार अलायंस किया तो मेरे साथ तो अलायंस कर रहे थे, पीछे मेरी पार्टी का उम्मीदवार ले जा कांग्रेस ज्वाइन करा दी, पीठ में छुरा घोंपा मेरे। कांग्रेस भी मेरे से राजी ये नहीं। सब कुछ आपके साथ ही क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मैं हूँ, असली हूँ अभी। अच्छा, विश्वास जल्दी कर लेते हैं आप? हाँ ना, हनुमान बेनीवाल बड़ी ताकत है, एक आह्वान पे लाखों लोग इकट्ठे कर लेते थे। हर पार्टी के जो नेता है वो अपने आप को कहीं न कहीं उनके अंदर ये आता है कि यार हम सेफ नहीं है, हनुमान जी के सामने हम बोने हैं, उनको ऐसा लगता है। तो हर व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी का करीब जो अपने लोग हैं उनको ऐसा चिढ़ लगती है उनको। बाकी मैं तो किसी से नहीं चिढ़ता। मैं तो 18 के अंदर भी जितने नौजवान हैं, कई नेताओं की नेत्रियों की 18 मदद की, जो मेरे घर मदद मांगना आया, और पानी चाय का कप भी मैंने नहीं पिया, मदद की। 23 के अंदर भी मदद की, लेकिन वो मुझे सड़कों में गालियाँ देते घूम रहे हैं। मेरी गाड़ी पे तो अटैक भी करवाया अपने समाज के लोगों ने। उस समय अगर मैं समझदारी से काम नहीं लेता
तो लड़के आपस में मारे जाते, कितने लड़के मर जाते बताओ, लेकिन मैंने गाड़ी का कांच फोड़ा है, चल दिया। मैं कभी ये नहीं चाहता कि समाज का नुकसान और मेरी वजह से जरा सा भी कुछ ये होगा, हनुमान जी के रहते हुए ये हो गया, तो मैं अपने आप की वो मानता हूँ कि एक बार गलत है। एक और बड़ा मौका आया था कि बहुत हलचलें हो गई थी, सरकार गिरने वाली है, सचिन पायलट मानेसर आकर बैठ गए थे, उसमें आपकी कितनी बड़ी भूमिका थी, कितना 3 बड़ा रोल एमएलए था? मैंने सचिन पायलट को मानेसर नहीं दिए, गृह मंत्री कहने से मैंने बीजेपी का सपोर्ट किया कि हम अशोक गहलोत के खिलाफ वोट करेंगे। 3 विधायक मानेसर के अंदर जो विधायक थे वो सचिन पायलट के और बीजेपी बीजेपी के की थे। डील थी जो भी थी। आपके सिर्फ मुझे 3 को लेकर डील मेरी 3 ना मेरे 3 विधायक बीजेपी के साथ थे, कोई बीजेपी के डील साथ। नहीं थी। गहलोत की सरकार गिराना चाहते थे हम भी, मेरे 3, मेरा गहलोत से यूं था, पंगा था। वसुंधरा जी के साथ भी आपका ऐसे था, गहलोत के साथ भी था, वो तो था मेरा, और अब आप कहते हैं कि भजनलाल के साथ, भजनलाल के साथ उससे भी ही ज्यादा ऐसा है। और भजनलाल के भजनलाल और साथ। गहलोत आपस में मिलते भी हैं। ये तीनों ही मिलते हैं आपस में। अब तो वसुंधरा तीनों मिलते हैं। भजनलाल तो नहीं मिल रहे, लेकिन भजनलाल और गहलोत मिले हुए हैं, और वसुंधरा भी अब मिल लेगी इनसे, मिल लेगी। ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने 3 विधायक दिए, और एक विधायक और भी मैं देखिए, मैं जिसके साथ लगता हूँ ना पूरी ताकत के साथ सब कुछ खो देता हूँ मेरा, जिसके खिलाफ होता हूँ उसको भी उसकी औकात दिखाता हूँ, बहुत पीछा करता हूँ कि हर व्यक्ति। क्या उस टाइम पे सचिन पायलट फैसला नहीं ले पाए, ये बड़ी गलती रही? देखिए सचिन पायलट 18 के अंदर जब हमारे 3 विधायक बने, सचिन पायलट ने मुझे कहा कि आप एक बयान दो कि मैं 3 विधायक पायलट को देने को तैयार हूँ अगर पायलट को सीएम बनाए। अच्छा। कांग्रेस तब एक विधायक का झगड़ा था, तो मैंने कहा सचिन पायलट को मैं 3 एमएलए कांग्रेस को सपोर्ट के लिए तैयार है, अगर पायलट सीएम बनते तो आरएलपी के 3 विधायक इनके साथ हैं, क्योंकि गुजर समाज से आते हैं और जाट और गुजर भाई हैं, ये भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, तो पायलट सीएम होना चाहिए, ये मैंने बोला। और दोबारा सरकार गिराने के समय मैंने उसका साथ दिया, लेकिन पायलट ने कभी बदले में साथ नहीं दिया। मेरी नुकसान मुझे कितना हो, पूरा प्रयास पहले भी किया और आज भी वो कर रहे हैं, गहलोत भी कर रहे हैं और पायलट भी कर रहे हैं, और तीसरे जो कांग्रेस के लोग वो भी कर रहे हैं। फिर भी मैं दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ। तो अभी जो उपचुनाव है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से हाथ मिला के मेरी सीट को हराया और 4 दूसरी सीटों को हराया था। इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन आता है कांग्रेस और बीजेपी, तो फिर क्या किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे आप? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जंग होगी बड़ी। अभी तो हम दिल्ली घेरने का प्रयास कर रहे हैं अग्निवीर वाले मामले पे। अभी जैसे पेपर लीक की घटनाएं चल रही, तो हम 3 महीने से 95 पेपर दिन लीक से, में तो राजस्थान सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर, लेकिन संघर्ष मेरा सबसे ऊपर है पेपर लीक के खिलाफ। आप देख रहे हो 95 दिन से धरने में बैठा हूँ, बड़ी रैलियाँ कर दी, जेल भरो आंदोलन कर दिए, यहाँ भी मामला उठा रहा हूँ, वहाँ भी उठा रहा हूँ, अब ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा ही भर्ती रद्द हो और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगे और आरपीएससी का पुनर्गठन हो, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार के टाइम पेपर लीक हुए, पहले वसुंधरा जी के टाइम में तो कांग्रेस ने पर्दा डाला, अब कांग्रेस टाइम में तो बीजेपी तो सत्ता में इसी बात को लेकर आई कि हम इन घटनाओं को रोकेंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरा बजरी माफिया के खिलाफ भी बड़ा संघर्ष हुआ, बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया मैंने, जो कांग्रेस बीजेपी को जेब में रखता था। बड़े बड़े हार्डकोर अपराधी राजस्थान के, किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मारे थे, तो उनके खिलाफ जंग राजस्थान में किसी व्यक्ति ने लड़ी। कभी डर नहीं लगा? आप सीधे बोल देते हैं किसी भी नेता के बारे में, जब मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा है, कोई मंत्री है, पता नहीं, मैं डर नहीं लगता, गैंगस्टर जैसे आनंद पाल जैसे, आप सीधे वो, कभी कोई ऐसा नहीं आपको? अभी तक तो डर नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा मुझे ना डर लगा, लगेगा भी नहीं। भी नहीं लगता डर की? घर परिवार को, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा ऐसे कभी यूं लगता है, लेकिन अब जीवन तो एक बार जाना क्या है, वो तो ऐसी ईश्वर मदद करता है। हम कोई गलत काम नहीं करता ना, सबसे बड़ी बात है गलत नहीं, जो गलत करता है वो डरता है। हमने गलत नहीं किया इसलिए डर नहीं लगता, और इसलिए ईश्वर की कृपा भी मेरे ऊपर है। आप देखिए राजस्थान, पहले यूपी हरियाणा दिल्ली से राजनीति चलती थी राजस्थान की ओर। हम बच्चे थे तो चौधरी चरण सिंह देवीलाल जी के जो भी गाय बछड़े का चिंता है वो था, मेरे पिताजी उस दौर के थे। तो देखिए हरियाणा यूपी दिल्ली से राजनीति उधर चलती थी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो अवसर मिला कि मैंने पंजाब हरियाणा यूपी के किसान आंदोलन में अपनी जो ये आंदोलन था उसमें अपनी आहुति दी। उस आंदोलन के अंदर उनके काम आया, लोगों की सोच बदली कि राजस्थान के अंदर भी लड़ाके हैं, राजस्थान के लोग लड़ाके। लेकिन सबसे बड़े लड़ाके तो राजस्थान की धरती पर हुए। क्या वो सो गए थे? उनको ऐसा, सियासत ऐसी है देश की राजनीति की, राजस्थान की धरती पे हमारा सूरजमल हुआ, सुनिए, वो सबसे बड़े लड़ाके थे, लेकिन इतिहास में अभी भी सूरजमल जी को जो स्थान मिलना चाहिए वो देश में नहीं मिला। महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, बाकी राजस्थान के अंदर ज़्यादातर गुलाम ही हुए, मैं आपको बता दूं। और पॉलिटिकल सोच लोगों की राजस्थान में अभी भी तीसरे मोर्चे के लिए नहीं, अब कोशिश कर रहे हैं, ये नौजवान चाह रहा है, नौजवान बदलना चाहता है।
हरियाणा, यूपी, दिल्ली की तरह राजस्थान में नई नई पार्टियां नहीं बनी, नए लीडर नहीं मिले लोगों को, दलाल जरूर मिले, नेता नहीं मिले। नेता उनको मिला है, तीसरा मोर्चा तो कभी रहा ही नहीं। आपको अभी लगता है कि इसमें कुछ कामयाबी आपको अभी मिलेगी तो बना ही तीसरे जाएगा मोर्चे में? फाइनल 100%। मतलब कांग्रेस और जो बीजेपी पार्टी है, ये इन पार्टियों से हटके परंपरागत जो अभी हम पार्टी- पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार मैंने पंचायत चुनाव लड़ा था, 5 प्रधान मेरे बने थे। और अच्छा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले मेरी पार्टी पहली अवसर मिला कि एक पार्टी लड़ रही जिसको राज्य मान्यता प्राप्त दल है। मेरे को मान्यता है 29 तक, मेरा सिंबल रिजर्व है राजस्थान में। तो पंचायत चुनाव के अंदर तय हो जाएगा कि हम धरातल पे कितने मजबूत हैं। अभी संगठन नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संगठन को जल्दी खड़ा करूँ, और पंचायत चुनाव से तय हो जाएगा कि स्टेट में हम क्या रहेंगे। अगर अच्छी स्थिति में रहे तो निश्चित रूप से आने वाली सरकार हमारी होगी। संगठन नहीं होने का भी नुकसान होता होगा, लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं रैलियों में, प्रदर्शनों में, देखिए, लेकिन संगठन वोट नहीं होने का ये डाल नुकसान है कि पाते। हर जगह लोग मेरी डिमांड करते हैं। हर कोई फोन पे मेरे से ही बात करना चाहता है, हर कोई मेरे साथ फोटो। अब एक आदमी कहाँ कहाँ जाए, बहुत लंबा राजस्थान है। मैं तो प्रयास करके जगह तो दिया, सबको जगह दिया, लेकिन उनको एक जगह लाके और वोट में कन्वर्ट करना, इसके लिए संगठन की आवश्यकता है। तो संगठन के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। संगठन के साथ साथ हमारी जैसे छात्र संगठन, जिस तरह कांग्रेस बीजेपी का, उस तरह जो हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बने, और एक महिला संगठन, ये दोनों अगर मजबूती से हो जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान की फिजा। राजस्थान के हर गांव में, हर मोहल्ले में एक ही बात चलती है कि कांग्रेस बीजेपी का इलाज करो। हनुमान जी सबसे मजबूत नेता है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करें? उस दिन आ जाएगी। आज तो मुस्लिम भी, एसी भी, तमाम तबके चाहते हैं कि राजस्थान में बदलाव हो, क्योंकि दोनों सरकारों ने जम के लूटा। 70 साल राजस्थान के अंदर लूट खसोट हुई, और उन लुटेरे नेताओं के खिलाफ अगर सड़क से लेकर सदन तक किसी ने आवाज़ उठाई तो हनुमान बेनीवाल ने हमेशा विधायक रहते हुए, बिना विधायक यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहते हुए और सांसद रहते हुए न्याय की लड़ाई लड़ी, और अन्याय के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते हुए आपने मुझे देखा है। और मेरे ज़्यादातर आंदोलन रातों में भी होते हैं। आप देखिए, रात को 2 बजे, 3 आधी बजे, रात को आप जेल से 5 बाहर आ बजे जाते हैं। बाहर आ जाते हैं। सरकारों को झुकाता हूँ, बुलाता हूँ, और आम आदमी को रात दिलाता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ, और जब उसकी जीत हो जाती है तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि भाई मैंने ये काम, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया। मेरे वहाँ घर पे आप देखिए, जन सुनवाई में 10-10 हज़ार लोग आते हैं। एक दिन में 15,000 लोग सुनवाई के अंदर रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। और ईश्वर की कृपा से, तेजाजी महाराज की कृपा से, अधिकारी भी जो ईमानदार लोग राजस्थान, वो मेरी बात सुनते हैं। उनको पता है हनुमान जी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो राजस्थान के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, जवान तो के कुछ लिए लड़ लोग रहे ये हैं। भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री तो अपने आप को देखना नहीं चाहते, वो तो किंग मेकर तक ही खुश है, बस कि उनको किंग मेकर ही बनना है। अगर आप मान लो कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो राजस्थान के लिए पहली कदम से क्या करना चाहेंगे आप? अभी मानने से क्या होता है, वो तो उसी समय बताएंगे आप। राष्ट्रीय मान लो, लंबा लोकतांत्रिक, संघर्ष किया ऐसे आपने। मानने से क्या होता है, सुनो, मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि हम मुख्यमंत्री के आसपास भी बैठ जाए ना तो भी बहुत भला कर सकते हैं लोगों का। एक तो जितने भी लुटेरे, बदमाश, देखिए राजस्थान के अंदर जो योजनाएं वास्तव में धरातल पर होनी चाहिए, इतनी खनिज संपदा, इतनी अच्छी जमीन है, इतना अच्छा सुंदर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इतना बढ़िया राजस्थान है, दोहरा धरती सारा। अब तो तेल भी निकल रहा है हमारे वहाँ, लिथियम, मैं टंगस्टन की बात कर रहा था, बार बार सर्वे करा है, लिथियम आ रहा है नागौर के अंदर, मार्बल वहाँ देख लो आप, राजस्थान का ग्रेनाइट आप देखिए, राजस्थान के अंदर आप हर चीज़ देखोगे ना, अलवर भिवाड़ी से लेकर बाड़मेर तक, गंगानगर से डूंगरपुर तक, आपको हर तरह की संस्कृति, हर तरह की संपदा, अथाक संपदा राजस्थान के अंदर है। लेकिन वो रोजगार के साधन अभी भी सर्जित नहीं हुए, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कभी ध्यान रख, आना जाना। कोई तो और राजनेता टिकट, आपको पसंद होगा, कोई मुख्यमंत्री अभी तक राजस्थान के इतिहास मुख्यमंत्रियों में? में तो मुझे पसंद नहीं थे, कोई भी लेकिन पसंद नहीं है अभी जैसे तक? जैसे नेताओं में चौधरी कुंभाराम आर्य है, अच्छा। बड़े मजबूत नेता थे, वो बात के धनी थे, करो या मरो। वो कहते हैं ना भाई, जाट ने खूंटा गाड़ दिया, जबान जाट की, तो वो उनके अंदर था। कुंभाराम जी के अंदर बहुत मर्द आदमी थे। अब तो चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, ये तो हमारे सब महाराज, मैंने आपको बताया था, ये इन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। और आज भी अगर किसी भी जाति के अंदर ईमानदार नेता है, देखिए मैं अभी राजस्थान में चुनाव लड़ा तो कई जगह, आप मानोगे नहीं, मैं, मुझे वैसे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं रखता नहीं मन के अंदर, कई लोगों ने कांग्रेस बीजेपी में मुझे 18-23 में फ़ोन किए कि हनुमान जी, हम अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और आपने कैंडिडेट उतार दिया, और आप अगर प्रचार में आ गए तो साहब मैं तो मर जाऊंगा, मेरे 1000 वोट टूट गए, ऐसे ऐसे लोग। तो मैंने कहा था मेरे नहीं आने से, बोले मैं जीत जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि यार मेरी पार्टी के 5000 वोट आए, कोई फायदा नहीं। मैंने मदद भी करी लोगों, ऐसे ही मदद करी, कोई मतलब नहीं कभी उनका बैठ के मेरा। विचार नहीं करते कि इस तरह से राजनीति तो नहीं होती। अब और राजनीति वो ताकत है जो आप सपने देखते हैं, जो लाखों युवा आपके पीछे लगते हैं, उनके जो उम्मीदें वो पूरी वो भी तो चाहते तभी ही होंगे एक ना। भाई हमारी सरकार बने। सरकार बने,
वो लगे इसलिए ना आपके साथ। सरकार देखिए, लोकतंत्र में या तो इतनी मजबूती के साथ आपके पास जनता हो कि वो सरकार को झुका सके, और ये सरकार आपकी हो। झुका तो हम रोज ही रहे हैं, लेकिन सरकार बढ़ानी है, और अब हम जो काम करें वो सरकार बढ़ाने के लिए करें राजस्थान के अंदर, और 100% इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और अब राजस्थान की राजनीति से ही देश के अंदर नए युग की शुरुआत होगी। राजस्थान से ही हम हरियाणा, यूपी, दिल्ली फतेह करेंगे वापस। वो अब की बार राजस्थान राजनीति का रण होगा। अखाड़ा बन चुका, अब रण होगा। 100% बन ही गया। राजस्थान का जवान तो सड़क पे ही रहता है, आप देखिए हमेशा। अब बच्चों को अगर मैं ये डाल दूं ना, मैं ट्वीट कर दूं इस रोड से जा रहा हूँ, सब जगह बच्चे अपना आप ही तैयार हो, ढूंढ लें कहाँ है, अपना आप आ जाएंगे गाड़ी घोड़े लेके। और ये डाल दूं फला जगह आना, अपना आप आ रहे हैं साहब। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आगामी दिनों में जब घेराव होगा, रैली होगी, तब आप देखोगे कि देश का जवान अब देश की राजनीति पर कब्जा करना चाहता। राजस्थान छोड़ो, वो तो चाहता कि देश में जिस तरह हमारे चरण सिंह जी मजबूत थे, चरण सिंह जी का एक एम्पायर था देश में, उस तरह लोग चाहते हैं कि हम चरण सिंह जी का स्थान कैसे हासिल करें वापस। आज हम हमारे 5-5 चीफ मिनिस्टर हमारे समाज के होते थे, 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, कोई नहीं है साहब। स्टेट मिनिस्टर हमारे जैसे बैठे हैं, वो कहते कुछ नहीं होता, तो रेल के अंदर एक टिकट नहीं करवा सकते हो कन्फर्म। तो ऐसे लोगों से क्या करोगे? अब हम यूँ चाहते हैं कि बहुत कुछ खो दिया, पाना है, तो इसके लिए तो आपको फिर खरा सोना चाहिए नेता। तो खरा सोना कौन है? कौन ऐसा जो हर समय लड़े? लोग तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं, बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा में कैसे पॉलिटिक्स खत्म हुई आप देख लो, यूपी में देख लो, पंजाब, दिल्ली के अंदर देख लो। लोग अपने पिताजी दादाजी का नाम लेकर ही काम निकालना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते, व्यापारी बन गए सारे। और जब किसान नेता व्यापारी बन गए तो फिर किसान राजनीति हाशिए पे चली गई। यही कारण है सारा का सारा। और मैं आपको विश्वास दिलाता बात ये कि कोई संघर्ष करना ही नहीं चाहता, नहीं लोगों के चाहते। बीच चाहता नहीं, लोगों के काम नहीं करवाना चाहता। वो एक बार मंत्री, लोग तो ये चाहते हैं कि हमें सत्ता मिले और 4 महीने पहले वापस चेंज करके अगला दल करके फिर 5 साल उसमें मिले, फिर उसमें मिले, सत्ता में ही रहे। लोग यही चाहते हैं। आपको सबसे बड़ा ऑफर कब आया था? मेरे को तो आप ऑफर हमेशा ही, मैं तो 3 महीने सबसे बड़ा ऑफर मैंने तभी कहा। ना ऐसा कुछ, सुनिए मेरी बात। एनडीए जब मैं छोटा था, किसान आंदोलन के किसान समय, आंदोलन। उस समय गृह मंत्री जी ये चाहते थे कि मैं नहीं जाऊँ, प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा भी था, मैं करीब था, उनको विश्वास भी, मंत्री पद कोई मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा विश्वास उनको था। और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, आप अपना राजनीतिक नुकसान कर रहे हो। अब मैंने कहा साहब जो भाग्य में लिखा वही होगा, कौन किसका ये तो किस्मत की बात है। ये सही भी है, क्योंकि भजन लाल के सीएम बनने के बाद मैं किस्मत को मानने लगा। पहले मैं नहीं मानता कि जब भजन लाल सीएम बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब किस्मत कहीं ना कहीं है। आज भजन लाल जी देखो घेवर लेके घूम रहे थे दिल्ली के अंदर, कितनी विडम्बना देखिए आप। राजस्थान का मुख्यमंत्री सिर्फ घेवर लेके 5-5, 10-10 किलो, साहब तीज के घेवर है, जयपुर के घेवर है, देसी घी के, ताकि मेरा कोई सीएम नहीं हटाए। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान का हमें नीचा देखना पड़ता है कि घेवर मिठाई और घी से हम मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। ये हमारी हैसियत रह गई। लेकिन विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी किसी मजबूत उम्मीदवार को तो मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती। अब वो तो बीजेपी की पॉलिसी होगी, लेकिन बीजेपी अगर सारे काम यही चाहती तो फिर बीजेपी लंबे समय तक रहेगी नहीं देश के अंदर। क्योंकि आप भी तो बीजेपी का पार्ट रहे ना, इसलिए मैंने सुनिए पूछा मेरी कि बात, क्या स्ट्रेटजी इंदिरा रहती है गांधी लोगों के की? समय तो आपने देखा हो कैसा तूफान उसका चला था इंदिरा गांधी का। हाँ। वो भी हाशिए पे आ गई थी। ज़्यादा आप जिस चीज़ को दबाओगे वो उतनी तेज़ी से उछल के वापस आएगी। तो हिंदुस्तान की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव खाली बातों का नहीं, धर्म के नाम पे भी आप कर रहे हो तो कितने दिन करोगे? धर्म के अंदर भी तो रोजगार चाहिए। धर्म पे भी आप सोच लो भाई सिर्फ ये जातियाँ ही धर्म है, ये नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। धर्म तो फिर धर्म, सब लोग सोच के काम करते हैं। और चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर है, कांग्रेस काम ढंग से कर नहीं पा रही है, न इंडिया अलायंस का ढंग से नेतृत्व कर पा रही, इसकी वजह से अब की बार मैं कह रहा हूँ 100 सीट और आती है ढंग से कांग्रेस चलती। मतलब अपने जो सहयोगी तो जुटाए, लेकिन उनका तालमेल नहीं ना रखा। अभी भी नहीं, कोई तालमेल ना, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के नेताओं कोई मतलब नहीं किसी से, कोई बातचीत नहीं होती है। वो 100 सीट से खुश हैं कि 100 हमारी आ गई, अगली बार 125, उनको पता 272 चाहिए, 73 चाहिए, नहीं लाने उनको। तो उस हिसाब से तो बीजेपी बहुत आगे। जब अब पता नहीं कौन आगे पीछे होगा, लेकिन हम तो अभी तो खिलाफ ही हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं, वहाँ वोट करेंगे इनके साथ। और स्टेट में कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को कैसे राजनेता के रूप में देखते हैं आप? मैं तो कोई बहुत अच्छा है इसलिए नहीं मानता, उनको पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं उनको। जो नीचे 4 लोग फीड करते हैं उन्हीं चीज़ों को, वो चलता नहीं लंबा। राजनेता तो देखिए जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन ताकतवर है, उत्तर प्रदेश में कौन ताकतवर है, हरियाणा में कौन ताकतवर है, पता ही नहीं उनको। आप हरियाणा की राजनीति के ले लो, अगर भूपेंद्र जी हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा,
अगर सही ढंग से सबको साथ लेके चलते, हम सबको चुनाव में झोंक देते तो 15 सीट बढ़ जाती, सीएम बन जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने लोग कौन से समझते हैं, सही समय पर नहीं समझते, नहीं समझते, खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है और हम सबको भुगतना पड़ता है। अब आप मेरे पे भी ये बात कहोगे कि आप भी ये कर लेते, लेकिन मैं उस समय आवश्यकता थी, किसान कौम के सम्मान की लड़ाई थी और मोदी जी का एक बार अहंकार तोड़ना था, इसलिए हनुमान बेनीवाल को शहादत देनी पड़ी कि मोदी का अहंकार कैसे टूटे। अकेले अकाली दल ने छोड़ दिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी छोड़ेगी। यहाँ से अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दिया। चलो वो वहाँ विधायक थे, उन्होंने दिया, लेकिन एनडीए के जो पार्ट थे, एनडीए के पार्ट हम दो ही थे, आरएलपी और अकाली, और अकाली छोड़ दी। ये जो आपके साथ हुई, ऐसा हमने देखा जब पंजाब में इलेक्शन हुए, अकालियों को उसका रिजल्ट वहां नहीं मिला, किसान आंदोलन का, भले ही वो उन्होंने एनडीए से अलग हो गए, वो बड़ा फैसला किया, अकालियों ने छोड़ी सिर्फ इसलिए थी वापिस सत्ता पाने के लिए। देखो मैं आपको बताऊं, और हमने मन से छोड़ी, अच्छा, हमने मन से छोड़ी ना वो तो कि रिवाइव कर लें, नहीं, लेकिन कहा वो तो कितनी बार सीएम रहे, वो तो 50 साल 60 साल तो उनके पास राजनीति थी। अकालियों की और आरएलपी के अंतर था। आरएलपी तो उभरता हुआ था, मैं नहीं छोड़ता तो मिनिस्टर बन जाता, तो फिर बाद में समझौते में सीटें लेके फिर अभी मेरे मंत्री रहते, तो सब समझौते में। ये जैसा आपकी ये पार्टी है ना उत्तर प्रदेश में, अपना दल, जी अपना दल अगर बीजेपी से अलायंस नहीं हो तो अपना दल की एक भी सीट नहीं आए। बीजेपी का फायदा उनको मिल रहा है और मेरा फायदा बीजेपी को मिल रहा था, मेरा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस मुझे ही मार रही है। मेरे से बीजेपी ने मेरा शोषण किया, फायदा उठाया बार बार, और जिस वसुंधरा से लड़ा, अगर मैं नहीं लड़ता तो वसुंधरा को सीएम कौन रोकता, उसका तो वही क्रेज था कि भजन लाल जैसे लोग। कई लोग डरने तो नहीं लगे आपसे कि जो बड़ा कद है उसी से भिड़ जाते हैं? अब पता नहीं हो गया क्या हो जाने, लेकिन ये है कि हमने जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो लोग सबको घर बैठा दिया आपने। हाँ, ये तो करीब करीब एक लड़ाई में समय लगा, लेकिन आज तक लड़ाई हमसे कोई जीत नहीं पाया। बड़े से बड़े धुरंधर, चाहे कोई जादूगर हो, चाहे गए जादूगर एक बार हरा दिया ना, सब महारानी जादूगर सब डाउन हो गया ना। सचिन पायलट का कैसा फ्यूचर लगता है? कुछ नहीं राजस्थान में, ना कुछ नहीं, संघर्ष के नेता नहीं है, वो एयर कंडीशन दिल्ली और विदेश। उनको मुख्यमंत्री बना दो बस, कह रहे थे मुझे। मैंने कहा आप क्या चाहते हो कि बस सीएम बन जाए एक बार। अभी तो कई बार मुझे फोन किए, कॉफी पियेंगे 3 दिन बाद, वो 3 दिन इनके तो आए नहीं कभी, क्या अगले बार मिलते हैं बेनीवाल जी सीएम हाउस में, कॉफी पीते हैं। आप पता नहीं सपने लेते हैं वैसे सपनों पर तो अधिकार नहीं है, सपने तो कोई भी ले सकता है, इधर हर आदमी का अधिकार है, रोक कौन रहा है। लेकिन सचिन पायलट को जिस तरह अपने पराये कौन है वो पहचान उनको नहीं, हमने तो बहुत साथ दिया, बहुत मतलब मौका था उनके पास एक टाइम, वो हो सकता था, टीम जोड़ सकते थे। राजस्थान में एक दौर जब आया, किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, घनश्याम तिवाड़ी, 18 के अंदर। डॉक्टर साहब छोड़ गए, फिर घनश्याम जी चले, मैं अकेला रह गया, फिर भी 3 एमएलए ले आया। उस समय हम तीनों रहते तो 50 एमएलए लाते, 23 में रहते तो 125 ले आते। लेकिन कहीं न कहीं पॉलिटिकल समीकरण, ऐसी स्थितियाँ भौगोलिक दृष्टि से रही कि एक दूसरे के साथ नहीं दे पाए। मैं वही हूँ, मैं जहाँ था वही हूँ, लगातार लड़ रहा हूँ, और एक अंतिम लड़ाई 28 की मैं और लड़ूंगा। अंतिम लड़ाई आपकी 28 की अब अंतिम लड़ाई, इसलिए कि 28 के बाद उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही है ना, फिर बार बार थोड़े जगेंगे तो जाग जाएंगे, फिर नहीं तो कभी नहीं, तो जगे हुए सो जाएंगे, फिर जो पुराने जगह वो सोने लग जाएंगे। नया ये आदमी तो जग रहा है, लेकिन जो ज़्यादा जगह वो सो जाएंगे। फिर वही आपने कहा लोग थक जाते हैं, विपरीत रहते हैं, सही बात है। लोग सत्ता के अंदर लोगों को आनंद भी आता है कि रिलैक्स रहता है, हम तो कभी रिलैक्स रहे ही नहीं, कब दिन कब रात, परिवार, तकलीफ, आप देखिए। नहीं, वो जो जोश भी आपके साथ आता है ना, वो चाहे किसी एक तबके का हो या यूथ का हो, वो भी तो एक उम्मीद में आपके साथ लगा हुआ कि हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। देखिए जब तक सत्ता नहीं होगी तो कितनी आवाज बुलंद कर लोगे? किसान राजनीति कोई एफआईआर रद्द करवा दोगे, कोई मांग मनवा दोगे उनकी। देश में किसान राजनीति हादसे पे चली गई। जाट आरक्षण आंदोलन जब हरियाणा के अंदर, बहादुरगढ़ तक में आया था, मैं विधायक था उस समय, और यहाँ जब लड़ाई झगड़े देखे इन नेताओं के तो मैं वापस चला गया। मैंने कहा यहाँ अपन मंचों पे कोई मतलब नहीं, यहाँ तो आपस में संघर्ष दूसरा हो गया। और हरियाणा के नेता अगर चाहते तो आरक्षण आंदोलन के अंदर जो बलिदान बच्चों ने हमारे दिया, आरक्षण मिल भी जाता और एक वो लिखी जाती। आज भी मैं कहता हूँ गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान और जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े आरक्षण आंदोलन, जहाँ शहादत दे के हरियाणा के जाट जब आंदोलन में थे तो मिलिट्री पीछे हट गई थी डरते हुए। तो आप इसे अंदाज लगा सकते हो कि हमारी कौम के अंदर तो लड़ाके हैं, लेकिन हमारे लीडर हैं उनके जंग लग गई। तो लीडर को कैसे तैयार करें? पैसे का खेल आ जाता है। बस सारा अच्छा लीडर जैसे आगे बढ़ता है वो नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम करके अपने आका के गुलाम बन जाता है।
तो हम ये चाहते हैं कि इसलिए पार्टी अलग बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों को भी इस बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन पार्टी बिना पैसे कहाँ चलेगी? तो अब उसका क्या इलाज? संगठन बनाना तो उसके लिए पैसा चाहिए आपको, संगठन का चुनाव पैसा लड़ना चाहिए, तो चुनाव पैसा के लिए चाहिए पैसा आपको। चाहिए, आप सही कह रहे हैं। तो अब कोई नया करेंगे क्राउड फंडिंग, या बैठ के कैसे कर सकते हैं, इस बार करेंगे कुछ ढंग से लोगों को मजबूत। कोई आइडिया नहीं आता आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी तो ऐसे खड़ी हुई थी, उन्होंने तो आप आज सही कह रहे हैं, उन्होंने तो बहुत पैसा भी कमाया और वोट भी लिए। वो तो मीडिया की देन है ना, मीडिया ने बहुत दिखाया उनको। मेरे को मीडिया 1 महीना दिखा दे लगातार सही, तो ही मैं सरकार बना लूँ 1 महीने में। मीडिया आपको नहीं दिखाता अच्छे से? एक वो थोड़ी दिखाता, वो जो मैं आज मानो सोशल 5 मीडिया लाख की पे। रैली करता हूँ, वो तो नहीं मीडिया दिखाते। थोड़ी लिखेगा, मीडिया लिखेगा बड़ी भीड़ उमड़ी। लेकिन सोशल मीडिया पे तो आप दिखते हैं ना। सोशल मीडिया तो बाद में आया ना, अब आया तो आप- दिख ही रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया तो है ही लेकिन कुछ सारा। लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो सोशल मीडिया पर दिखने के लिए या फिर हाइप क्रिएट करने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए बेतुकी बयानबाजी करते हैं, कभी नहीं गुस्सा करते हैं, कभी नहीं नाजायज करता, बातें करते हैं, उकसाते हैं युवाओं को, और भाषणबाजी ज्यादा होती है। देखिए- विजन नहीं है, वो ये कहते हैं कि विजन नहीं है इनके पास। मेरा तो पूरा ही विजन है। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे राजस्थान में मान लो आरएलपी की सरकार बन जाए तो पूरा ही विजन है, कर्जा माफ कर देंगे, टोल फ्री कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, हो गया ना विजन, और क्या चाहिए? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, रोजगार देंगे लोगों को। ये कुछ लोग जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो कुछ लोग नहीं करेंगे, जनता में चला जाएगा, तो अपना आप ही जनता मजबूत हो जाएगी। आपके गुस्से के बहुत चर्चे होते हैं कि ये सिर्फ पब्लिक लाइफ में गुस्सा है, पर्दे के पीछे, राजनीति के पीछे कैसे है हनुमान बेनीवाल? नहीं तो रिलैक्स रहते मैं हैं? गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ चाहता हूँ ना, वो आसपास सीरियस के नहीं लोग इस चढ़ बात रहे, को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कई बार आदमी गुस्सा आता है, रोबोट थोड़े, मैं भी तो आप आदमी अपने हूँ ना। लोगों पे भी गुस्सा हो जाता है। एक मैं- मंच का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि हाँ, आपने वो बच्चों बच्चे ने क्या उठा लिया नहीं नहीं और क्या प्रेम से उनको, कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं था। प्यार करता हूँ तो कभी ऐसे थप्पी दे दी, लोग अरे थप्पड़ मार दिया, थप्पी होती है, थप्पड़ थोड़ा ही होता। थप्पी तो अपने यूं देते हैं ना बच्चे के भी। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राजनीति से परे की जिंदगी कैसी है? मतलब वो व्यक्तित्व कैसा है जो आज तक शायद दुनिया के सामने ना आए? उसमें कोई उसमें किस तरह के बहुत इमोशंस? बहुत सिंपल देसी सीधा। एकदम। बच्चों के साथ, बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों के साथ देश का कहीं का भी बच्चा और आम आदमी, मैंने कभी अपने आप में किसी तरह का वो महसूस नहीं किया कि मैं नेता हूँ या पार्टी का बॉस हूँ या वो हूँ, ये कभी मैंने फीलिंग मेरे पास नहीं आने दी। मैं इतना ही चाहता हूँ, हर व्यक्ति से अपेक्षा करता हूँ मेरे से झूठ नहीं बोले, और कोई छोटी मोटी गलती भी कर दे मुझे बता दे साहब चूक होगी। कोई झूठ बोलता है तो फिर मैं उसकी गहराई तक जाता हूँ। झूठ से मुझे सख्त नफरत है, झूठ से और बेईमानी से, ये मुझे नफरत है। और अगर राजनीति में नहीं आते फिर क्या करते आप? वकालत करते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? कभी ऐसे बैठ राजनीति के में सोचा अगर कि मैं नहीं राजनीति आता, में तो मैं ये करता? नहीं आता तो कैसे, मैं तो आता पक्का ही राजनीति में, सोच ही रखा था मैंने। सोच ही रखा था। हाँ पक्का। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन ही इसलिए की थी, अंदर तो कुछ तो क्रांतिकारी चलता था। शुरू से ही यही था ना, संघर्ष ही था, और संघर्ष को ही चुना शुरू से, और कभी सत्ता के लिए अपना जमीर नहीं बेचा। ऐसा कभी ट्राई नहीं किया कि मैं सत्ता में शामिल हो जाऊं। लोग दिन रात करते हैं, इसमें मिल जाऊं, ये कर लूं, बत्ती ले लूं, बंगला ले लूं, सुरक्षा ले लूं, इसी में मर गए आधे लोग, सिक्योरिटी के लिए और बंगले के लिए। दिल्ली में तो मरे ही नहीं था इसी के लिए, बंगला, सिक्योरिटी, ये जो सरकारी खर्चा, इसी में मारे गए नेता अपने। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको वैसे मनोरंजन के लिए कभी आप बैठते हैं तो क्या क्या देखना को? फिल्म बच्चों के देखना, साथ मैं बच्चों देख के लेता साथ हूँ टाइम टीवी। स्पेंड? हाँ, अच्छा। बच्चों के साथ टीवी देख लेता हूँ। कोई ऐसे मान लो पुलिस आर्मी के कोई हो, पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन जैसे होते हैं, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कोई दूसरे, और वैसे मैं लड़ाई वाली मूवी ज़्यादा देखता हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छा, ये फाइटिंग। नेचर वहां पर भी नहीं, काम मैं करता शुरू है? से ऐसी देखता हूँ, ठीक है। जैसे बॉर्डर मूवी होगी उस सारी देखते हैं ना, सारी जो भी क्रांति, वो फिल्मों क्रांतिकारी। में अच्छी जो ये फिल्म होती है ना बिना लड़ाई वाली, उसमें मैं टाइम खराब नहीं करता, मैं देखता अच्छा। नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं, मैं नहीं देखता, वास्तव में नहीं देखता। तो वैसे सिनेमा के शौकीन है आप? अभी देखते हैं? इतना सिनेमा वक्त घर में मिल तो पाता जाके है? कम देखता हूँ। अपनी जिंदगी सिनेमा बना दिया आपने, नहीं शादी नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत कहाँ टाइम मिलता है मुझे। हाँ। हजारों लोग तो उठते ही आ जाते हैं, सोता हूँ जब तक लोग नहीं जाते, उनकी व्यवस्था कराता हूँ आखिरी सोशल तक। मीडिया आप अपने आप हैंडल करते हैं या टीम रखी है आपने? नहीं नहीं, ऐसे ही बच्चे करते हैं, 1-2 बच्चे कर लेते हैं, बाकी आप देखते हो अपना कभी पीछे मुड़ के कि अच्छा ये मेरी बात कुछ तो वायरल हो गई, देखता हूँ लोग, मैं। हाँ, है ना? ध्यान तो अच्छा रखता लगता होगा आपको। हूँ। ना ठीक है, इतना कोई वो भी नहीं लगता। ऐसे ऐसे कई बार मैं सोचता भी, जैसे कई बार भाषण में इमोशनल हो जाता हूँ, बात फिर मैं सोचता हूँ मुझे नहीं होना चाहिए, ऐसा कई नहीं बार करना। बहुत गुस्से में आपको देखते, कई बार आप बहुत इमोशनल होकर बोलते हैं मेरे साथ तुम लोगों ने भी साथ दिया जिनके लिए मैं दिन रात मरता हाँ, सही हूँ, है, सही। सर्दी गर्मी बारिश। अभी हमने जयपुर का रण देखा था आपका, तो वहां पर भी इतनी गर्मी में आप बच्चों के साथ लगे हुए थे, तो बार बार आपके अंदर से चीजें आती हैं बाहर। खुशी दुख। मुझे इस बात की है कि राजस्थान का और मेरे समाज का मान और सम्मान मैंने देश के अंदर बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं।
और आज अकेला भी मैं लोकसभा में बैठा रहता हूँ तो देश निश्चिंत रहें कि मेरे समाज के साथ साथ किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की आवाज़ रात तक वहाँ है। मैं अकेला ही बहुत हूँ, अकेला ही लड़ा हूँ विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, और कभी मुझे डर नहीं लगा। आज भी मैं जब लोकसभा के अंदर गया था तो वैसे हमारे वो बड़े डंडे और वो अंदर तख्तियाँ ले जाने में बड़ी दिक्कत लगी, मैं लेके गया, जबरन ले गया था मैं, और उसको कहा कि हमारे बच्चे जिस तरह भील समाज के बच्चे झालावाड़ के अंदर गए, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के दृश्य थोड़ी देख सकते हैं घर के अंदर। उस समय जब बात आती है तो कैसी विडंबना होती होगी। तो ऐसी चीज़ें मैं अपना आप ही करता हूँ, फिर मैं किसी को नहीं पूछता। मन नहीं कसोटता क्योंकि आपके पास तो चलो आप एमपी हैं, जनता के नुमाइंदे हैं आप। झालावाड़ जैसी घटना घटती है, कोई देखने नहीं आता, फंड रिलीज है, लग नहीं रहा पैसा वहां पर, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अधिकारियों की और राजनेताओं के नेताओं के बच्चे और अमीरों सरकारी के, स्कूलों, हाँ, अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो अपना भी लेकिन स्कूल वो तो अच्छे हो अपने जाएंगे। स्कूल कॉलेज खोल के बैठे हैं। हाँ, वो सब स्कूल कॉलेज खोल के बैठे हैं और दुनिया भर की छात्रवृत्तियाँ उठा रहे हैं और दुनिया भर के उन्होंने कोर्सेज ले लिए, बैठे बैठे हाजिरी लगा रहे हैं, पर हाजिरी के 50,000 रुपये लड़कों से ले रहे हैं। तो घर जा, हम भर देंगे, 50,000 रुपये दे दो, आप भरते रहेंगे। नेताओं ने करीब करीब कारोबार खोल लिया एक तरीके से, सब माइनिंग, राजनेता। हाँ, कॉलेज। तो अब नेता व्यापारी हो गए ना, फिर क्या फ़र्क रह जाएगा बताओ। राजनीति में आना ही नहीं चाहिए लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ बैन कर देना चाहिए सरकार को। मैं मांग करूँगा कि जो व्यापारी है वो पॉलिटिक्स में नहीं आए। तो सेवा कैसे करेंगे हम बताओ, व्यापार करेंगे तो हमारे हित भी फिर व्यापारियों के पक्ष में, कैसे किसान जवान की बात कर पाएंगे। मैं उठाऊंगा इस मामले को इस बार कि भाई ये बैन करना चाहिए। अग्निवीर का मुद्दा फिर आपने उठाया, सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, लेकिन अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा में उठाया कांग्रेस ने, लेकिन वो बात क्या सिर्फ कांग्रेस की तरफ से चुनाव तक रहेगी? देखिए 2 लाख अग्निवीर जब आया तो सबसे पहले झंडे के साथ मैंने राजस्थान में आंदोलन किया। लाखों लोग, हजारों लोग आए थे। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी अग्निवीर के खिलाफ। यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में पेपर फाड़ के फेंके, लोकसभा में फाड़ के फेंके पेपर, का अग्निवीर समाप्त होना चाहिए। और मैंने 23 के अंदर ये बात रखी विधानसभा के अंदर कि अगर मेरी सीटें जीती तो अग्निवीर के लिए हम दिल्ली के अंदर बैठ के हम करेंगे। डरी हुई सरकार ने 25% अग्निवीर की जगह 50% कर दिया कि 50 को हम रखेंगे, 50 ही वापस भेजेंगे। और मैं फिर आज कह रहा हूँ, आज जो मैंने बोला आगे और बोलूँगा। और जिस तरह दिल्ली घेरने की हम बात करें तो सरकार अग्निवीर को वापस ले लेगी और तभी सेना का मनोबल बढ़ेगा। अग्निवीर समाप्त होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये इन इलाकों के बच्चे हमारे आते हैं, किसानों के, हमारे समाज के सबसे ज़्यादा बच्चे सेना में जाना चाहते हैं। आज मैंने ये बात भी कही थी। और अग्निवीर समाप्त होना चाहिए, ये हम पुरजोर तरीके से मांग। कौन सी राजनीति ठीक है? गठबंधन की राजनीति में रहना पसंद करेंगे आप, सत्ता में रहना पसंद करेंगे, या फिर अकेला, जिस तरीके से मैं तो आज चाहता हूँ एक कि अकेला अकेले सफर राष्ट्रीय भारी? लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बने, अकेले की, मैं ये चाहता हूँ। और अब की बार अगर मुझे लगेगा कि सरकार बनने के आसपास नहीं, तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं उनके साथ तो हम हैं ही, वैसे ही अलायंस के अंदर रहते हैं। कई जगह ऐसे इलाके हैं जहाँ आरएलपी का प्रभाव नहीं किसी और पार्टी का, तो वहाँ तो हमारा गठबंधन अपना आप ही है जो दोनों दलों के खिलाफ लगाओ। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान की सत्ता पे कैसे कब्जा करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। और 1-1.5 साल बाद आपको राजस्थान में नजर आएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी ताकत के रूप में राजस्थान के अंदर आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि आप युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सिर्फ राजस्थान की राजनीति में आपको भविष्य नजर आता है कि ये युवा चेहरा आगे चल के हनुमान बेनीवाल या कोई और उससे बड़ा नेता हो सकता है, कोई उससे बड़ा नेता बनेगा और जनता की आवाज़ सुनाएगा? हनुमान बेनीवाल तो नहीं बन सकता कोई भी, वो तो एक ही बना। सुनो मेरी बात, इतना जिसने संघर्ष परोसी हुई नहीं कर थालियों को ठोकर मार दी, जिसने व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ ली, जो न प्रधानमंत्री से डरा न राष्ट्रपति से, किसी से नहीं डरा, वो अपनों के लिए लड़ता रहा। किसान आंदोलन मुझे याद है, जब मोदी बजट भाषण, बजट का स्पीच था, पहले दिन जब बजट आया था तो मैं बेल में अकेला ही कूद गया था, अकेला था। मैंने किसी को कहा मेरा वीडियो बना लो, कोई नहीं बना रहा था कि हम नहीं बनाएंगे साहब। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे मैंने नारेबाजी करके रोका और मैंने ट्वीट किया, ट्विटर पे डाला, तब कहा कि आपको बैन कर दे। मैंने कर देना बैन बाहर आके। तो मेरे को एक मामले मुझे कहा कि आप माफ़ी मांगो। मैंने कहा इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं, माफ़ीनामा नहीं मेरे उसके अंदर। जो कह दिया वो हो गया और बोल दिया, उससे बेक नहीं होंगे। थूक के चाटने की आदत नहीं रही कभी भी, धनखड़ नफा जी को नुकसान भी नहीं देखा। अभी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी अचानक से इस्तीफा दे दिया, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और उनसे ये भी इस्तीफा कहा ले कि लिया। जाट का एक और विकेट गिर गया। देखिए इस्तीफा लिया उनसे जबरन। और धनखड़ साहब को मैंने वोट दिया था विपक्ष में रहते हुए, मैं बीजेपी के साथ नहीं था, फिर भी वो हमारे समाज के थे, किसान थे, इसलिए हमने उनको वोट दिया।
लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल में कभी धनखड़ साहब ने सारे पॉलिटिकल पार्टियों को अपने वहाँ बुलाते थे, लेकिन मुझे कभी याद नहीं किया। ये मेरा उनको उलाना, मेरी तरफ से नाराज़गी है। लेकिन धनखड़ साहब अगर आज मुँह खोल दे कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, तो देश का जाट सड़कों में उनके साथ आ जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद अगर वो बोलेंगे, कोई नहीं उनके साथ आएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल क्या लीड करेंगे उस आंदोलन को? हैंडल कर ही रहा हूँ, मैं ही लीड कर रहा हूँ, और कौन कर रहा है? अगर धनखड़ साहब कुछ बोल देंगे तो साथ खड़े हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे, साथ ही खड़े। सरकार के खिलाफ ही खड़ा हूँ मैं तो सरकार के खिलाफ ही तू, और कहाँ हूँ बताओ मुझे? सरकार के खिलाफ कांग्रेस जैसी देशों के साथ ही रहा मैं तो। राजस्थान में इनका खाता नहीं खुला 2 बार, उनकी 11 सीट आ गई थी गठबंधन के अंदर। लास्ट में आप ऑडियंस को या यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि नशा जो बढ़ रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और तमाम जगहों पे नशे से आपको दूर रहना। क्योंकि एक बार नशे की जकड़ के अंदर आ गए, जो नए सिंथेटिक नशा एमडी, दूसरा आपका स्मैक, दूसरी जो चीज़ें, आप एक ही चीज़ का नशा रखें कि हमें हमारा कैरियर बनाना है, माता पिता का सीना चौड़ा हो, वो काम जवानों को, यूथ को करना है। और यूथ ही भारत का फ्यूचर है। तो आप अगर नशेड़ी बन के करोगे तो भारत का फ्यूचर ही फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत का फ्यूचर मजबूत, हमें दूसरी ताकतों से लड़ना, पाकिस्तान से लड़ना है, चाइना से लड़ना है, व्यवस्था से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना, सबसे पहले यूथ को हमें रक्षक की भूमिका निभानी है, बेरोजगारी से लड़ना है, अपने उन लोगों को जिन्होंने ईमानदारी की राह पे चलते हुए तुम लोगों को तैयार किया, उनके सपनों के लिए भी लड़ना है, और गरीब के सपनों के लिए भी लड़ना है। कि न्याय कौन दिलाएगा? वो युवा दिलाएगा। वो युवा की तरफ जिस तरफ उंगली उठती है, वो युवा खुद ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, और हौसला होना चाहिए। मैंने देखा नौजवानों को छोटी छोटी बातों को सुसाइड कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, कत्ल कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा है तो एक बार पानी पी लो, 10 मिनट बैठ जाओ, फिर सोचो, और सोचने के बाद सब ठीक होगा। और उससे ही ज़्यादा लगेगा मैं कुछ नहीं मिला तो मेरे को याद कर लिया हनुमान बेनीवाल, और मुझे पढ़ लेना कि इसके साथ क्या क्या तकलीफें 25-30 साल में पड़ी होगी। सब तकलीफ़ों को दूर करते हुए, सबसे लड़ते हुए, ये आप लोगों के लिए आपकी आवाज़ देश के अंदर बढ़ाएं, एक छोटे से गांव से आके, और सब कुछ सत्ता का सुख छोड़ के वो इस देश के जवानों के लिए लड़ रहा है, और हर वर्ग के लिए लड़ रहा है। मुझे याद करोगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारा भाई है जो हम सब के लिए लड़ रहा है, सारा सुख छोड़ के, तो अपना आप ठीक हो जाओगे। आप जल्दी, युवा नर्वस होता है, एक एग्जाम देता है, पास नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। एक बिजनेस किया, 2 लाख का घाटा हुआ, अरे मेरा घाटा हो गया, कहीं भी चला गया, किसी कोई फर्जी कंपनी खोल ली, ऑनलाइन गेमिंग में चले गए। कोई गलत काम आपको नहीं करना है, और निश्चित रूप से आने वाला भारत आपका है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ देश के नौजवानों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मैं यही विश करूंगी, यही दुआ करूंगी कि आपको भगवान और ताकत दे, ताकि आप युवाओं की, लाखों लोगों की आवाज़ बने, जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, या फिर वो इस काबिल नहीं है इस समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में, कि अपनी आवाज़ जहां पहुंचानी चाहिए, संसद तक, विधानसभा तक, वहां पहुंचा पाए। आप उनकी आवाज़ बने।